वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का पार्ट 2। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है और उसका दो टाइप है, दो टाइप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियोज में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है टाइप 2 टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक और नाम है स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, asynchronous time division multiplexing is a technique in which time slots are not fixed as in the case of synchronous time division multiplexing. asynchronous time division multiplexing में हर एक यूजर के लिए हम लोग टाइम स्लॉट फिक्स नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोग सिंक्रोनस में करते थे। सिंक्रोनस में हम लोग क्या करते थे कि हर एक यूजर को कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या करते थे, अपना ट्रांसमिशन मीडियम का कंट्रोल देते थे। उस टाइम पीरियड में उस यूजर के पास अगर डेटा है तो वो डेटा सेंड करता था, अगर डेटा नहीं है तो एम्प्टी स्लॉट सेंड हो जाता था। ठीक है, वो खाली बैठा रहता था, उस खाली जगह पे कुछ भी नहीं जाता था, एम्प्टी स्लॉट हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम में सेंड करते थे। लेकिन एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ऐसा नहीं होगा, हर एक यूजर को टाइम स्लॉट हम लोग पहले से फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम स्लॉट आर एलोकेटेड टू ओनली दोज डिवाइस विच हैव द डेटा टू सेंड। केवल हम लोग उसी डिवाइस को टाइम स्लॉट एलोकेट करेंगे या केवल उसी डिवाइस को हम लोग चैनल का कंट्रोल देंगे जिसके पास डेटा है सेंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग मल्टीप्लेक्सर में कौन से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, केवल डेटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द एक्टिव वर्क स्टेशन। मतलब एक्टिव वर्क स्टेशन मतलब वैसा सेंडर जो डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जिसके पास डेटा है वो डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, in asynchronous time division multiplexing technique dynamically allocate the time slot to the device। हर एक डिवाइस को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं टाइम। ऐसा नहीं है कि पहले से फिक्स है कि हर एक यूजर को इतने टाइम के लिए कंट्रोल दिया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास डेटा होगा उसको कंट्रोल दिया जाएगा, वो डेटा सेंड करेगा। जब वो डेटा सेंड कर लेगा तो फिर उसके बाद कंट्रोल किसको दिया जाएगा, जिसके पास डेटा होगा वो। ठीक है, in asynchronous time division multiplexing, the total speed of the input line can be greater than the capacity of the channel, जबकि सिंक्रोनस वाले में क्या था, लेस होता था। asynchronous time division multiplexing accept the incoming data stream and create a frame that contain only the data without विथ नो एम्प्टी स्लॉट। एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हर एक सोर्स से जिसको हम लोगों ने कंट्रोल दिया, जिसके पास डेटा होगा उसको हम लोग कंट्रोल देंगे, एंड हर एक सोर्स से हमें क्या मिलेगा, डेटा स्ट्रीम मिलेगा। उस डेटा स्ट्रीम को हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे एंड उस फ्रेम को हम लोग सेंड करेंगे, एंड उस फ्रेम में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगा, जो इसके पहले वाले में क्या होता था, सिंक्रोनस वाले में, कि एम्प्टी स्पेस भी होता था फ्रेम में। asynchronous time division multiplexing, each slot contain एन एड्रेस पार्ट दैट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द डेटा। अभी देखिए कि हर एक फ्रेम में अलग अलग 2-3 स्लॉट्स होंगे, बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। वो कौन सा स्लॉट्स होंगे, जो यूजर ने डेटा भेजा होगा, हर एक यूजर का अपना अपना स्लॉट होगा। जो स्लॉट होगा ना, एक फ्रेम में बहुत सारे स्लॉट होंगे, तो जो स्लॉट होंगे स्लॉट का 2 पार्ट होगा, एक तो होगा एड्रेस पार्ट, दूसरा होगा डेटा पार्ट। डेटा जो यूजर ने डेटा सेंड किया, और एड्रेस होगा वो जो यूजर ने डेटा सेंड किया ना, उस यूजर का एड्रेस होगा। जैसे देखिए आपके पास, हमारे पास 4-5 यूजर हैं, यूजर ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, 5 यूजर हैं। तो यूजर ए के पास डेटा है, बी के पास डेटा है, सी के पास कोई डेटा नहीं है, डी के पास डेटा है और ई के पास कोई डेटा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम साइकिल में क्या होगा कि यूजर 1 के पास कंट्रोल जाएगा, वो अपना डेटा भेजेगा, यूजर बी के पास कंट्रोल जाएगा, वो अपना डेटा भेजेगा, यूजर सी के पास कंट्रोल जाएगा ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई डेटा है ही नहीं। फिर यूजर डी के पास कंट्रोल जाएगा क्योंकि उसके पास डेटा है, और यूजर ई के पास डेटा जाएगा ही नहीं क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। तो हमारा जो फ्रेम बनेगा, उस फ्रेम में किसके का स्लॉट रहेगा, केवल 3 ही स्लॉट रहेगा, A1 का स्लॉट रहेगा, B1 का स्लॉट रहेगा और D1 का स्लॉट रहेगा। तो देखिए ये हमारा फ्रेम 1 है, इसमें हमारा A1 स्लॉट है, B1 स्लॉट है और D1 स्लॉट है। C और D, E के पास डेटा था ही नहीं तो उसका स्लॉट होगा ही नहीं। अभी देखिए हर एक सोर्स का जो स्लॉट है ना, उसका 2 पार्ट है। ठीक है, A1 और A, B का ये स्लॉट है जिसका 2 पार्ट है, B1 और B। D का जो स्लॉट है उसका 2 पार्ट है, D1 और D। तो जो D1 है, B1 है और A1 है, ये तो डेटा हो गया हर एक सोर्स का। और ये जो A है, B है और ये D है, ये क्या है, ये एड्रेस है। A क्या है, A का एड्रेस है। B स्मॉल b क्या है, B का एड्रेस है। D स्मॉल d क्या है, D का एड्रेस है। ठीक है, तो एक फ्रेम में कितना नंबर ऑफ स्लॉट्स है,
तीन ही स्लॉट से। क्यों? क्योंकि तीन ही यूजर ने डेटा सेंड किया, बाकी दो यूजर तो ऐसे एम्प्टी बैठे हुए हैं, तो उनको पास कंट्रोल गया नहीं और उन्होंने डेटा भेजा नहीं। अब दूसरे टाइम साइकिल में देखो कि A1 के सोर्स ए के पास कोई डेटा नहीं है तो उसके पास कंट्रोल नहीं जाएगा, सोर्स बी के पास डेटा है तो वो उसके पास कंट्रोल जाएगा, और वो कौन सा स्लॉट भेजेगा? B2 स्लॉट भेजेगा। सोर्स डी के पास कोई डेटा नहीं है तो उसके पास कंट्रोल नहीं जाएगा, फिर डी के पास डेटा है तो डी के पास कंट्रोल जाएगा, और ई के पास डेटा है तो ई के पास कंट्रोल जाएगा। तो हमारे पास जो फ्रेम 2 बनेगा, फ्रेम 2 ये जो है उसमें कौन कौन से यूजर का डेटा रहेगा? B2 का डेटा रहेगा, B2 का स्लॉट है, D2 का स्लॉट, डी यूजर बी का स्लॉट है, यूजर डी का स्लॉट है और यूजर ई का स्लॉट है। और यूजर बी का जो स्लॉट है उसका दो पार्ट है, एक तो B2 और बी। B2 हो गया डेटा और बी हो गया उसका एड्रेस। फिर डी का जो स्लॉट है उसमें भी दो पार्ट है, D2 और डी। D2 हो गया उसका डेटा और डी हो गया एड्रेस। तो देखिए हर एक फ्रेम में जो एड्रेस होगा, एड्रेस तो सेम होगा ना, जैसे डी का ये जो स्लॉट है उसका एड्रेस क्या है? डी। इसके पहले भी जो डी ने स्लॉट भेजा था उसमें उसका एड्रेस क्या था? डी। तो एड्रेस सेम रहेगा हर एक फ्रेम, हर एक स्लॉट में, हर एक फ्रेम में, ठीक है। ई का डेटा हो गया E2 और उसका एड्रेस हो गया ई। तो जो स्लॉट होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले होता है डेटा, देन होता है एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे जाता है फ्रेम हमारा एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। तो देखिए हमारे पास ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हमारे पास यूजर ए है, यूजर बी है, सी है और डी है। यूजर ए के पास डेटा है और यूजर बी आइडल है, उसके पास कोई डेटा नहीं है तो इसके पास कंट्रोल नहीं जाएगा। यूजर सी के पास डेटा है तो इसके पास कंट्रोल जाएगा। यूजर डी के पास कोई डेटा नहीं है तो ये आइडल है तो इसके पास कंट्रोल नहीं जाएगा। हमारा जो फ्रेम निकलेगा यहाँ से वो कैसा रहेगा? यूजर ए का फिर सी का, तो ये दोनों दो गो स्लॉट मिलकर एक फ्रेम बनाएगा, फिर दो गो स्लॉट मिलकर फिर दूसरा फ्रेम बनाएगा, फिर दो स्लॉट मिलकर फिर तीसरा फ्रेम बनाएगा। क्योंकि यूजर बी और यूजर डी तो आइडल बैठे हैं तो उनका कोई एम्प्टी स्लॉट इसमें तो असाइन करने का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो एम्प्टी स्लॉट नहीं जाएगा। तो आप वही डायग्राम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि डेटा ऑफ ए देन एड्रेस ऑफ ए, फिर डेटा ऑफ सी देन एड्रेस ऑफ सी, फिर डेटा ऑफ ए फिर एड्रेस ऑफ सी, फिर डेटा ऑफ सी फिर देन एड्रेस ऑफ सी। तो ये मिलकर एक फ्रेम बना रहा है, ठीक है, एक फ्रेम। ये फ्रेम 1 हुआ, वैसे ही फ्रेम 2 बनेगा। समझ में आ गया? एसिंक्रोनस, ये कौन सा है? एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सिंक्रोनस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इस वीडियो में हम लोग ने एसिंक्रोनस कवर कर लिया। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हर एक यूजर को टाइम स्लॉट एलोकेट करते हैं, वेदर उसके पास डेटा है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि एसिंक्रोनस में हम लोग क्या करेंगे, केवल उसी यूजर को कंट्रोल एलोकेट करेंगे जिसके पास डेटा होगा, जिसके पास डेटा नहीं होगा उसको हम लोग कंट्रोल देंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, एक फ्रेम में कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ यूजर होंगे उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। अगर यूजर के पास डेटा होगा तो उस स्लॉट में उसका डेटा होगा, अगर डेटा नहीं है तो उस स्लॉट में क्या होगा? एम्प्टी स्लॉट भी जाएगा एसिंक्रोनस में। जबकि सॉरी, ये सिंक्रोनस का बात हो रहा था। एसिंक्रोनस में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे एक फ्रेम में, जितने नंबर ऑफ यूजर हैं उतने भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर डेटा को सेंड कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ यूजर डेटा सेंड करेंगे उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स एक फ्रेम में होंगे। जैसे आप अभी देखिए कि ये जो फर्स्ट फ्रेम है इसमें कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं? 3 स्लॉट्स हैं। हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूजर है? 5 यूजर है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स लेस है नंबर ऑफ यूजर के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि 2 यूजर हमारे आइडल हैं तो इसमें एम्प्टी फ्रेम तो सेंड करते नहीं है। अभी सिंक्रोनस में देखते हैं कि देयर इज नो गारंटी दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज यूज। इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम लोग आइडल एम्प्टी स्लॉट भी बेचते हैं। इसमें गारंटी है कि फुल कैपेसिटी ऑफ चैनल यूज किया जाएगा। सिंक्रोनस में क्या है कि टोटल स्पीड ऑफ इनपुट लाइन का जो टोटल स्पीड होगा वो कैनॉट बी ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द पाथ, जबकि इसमें ग्रेटर हो सकता है। नंबर ऑफ टाइम स्लॉट इन फ्रेम आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट लाइन। जितना नंबर ऑफ इनपुट लाइन रहेगा उतना नंबर ऑफ स्लॉट रहेगा एक फ्रेम में। जबकि इसमें नंबर ऑफ फ्रेम इनपुट लाइन मतलब जितने नंबर ऑफ फ्रेम एक फ्रेम में नंबर ऑफ स्लॉट डिपेंड नहीं करता है नंबर ऑफ इनपुट लाइन पे। नंबर ऑफ इनपुट लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा एक फ्रेम में कितना स्लॉट रहेगा। जितने नंबर ऑफ यूजर सेंड करना चाहेंगे डेटा उतने नंबर ऑफ एक फ्रेम में स्लॉट होगा। टाइम स्लॉट और फिक्स एंड प्री डिफाइंड, इसमें पहले से फिक्स रहता है जबकि इसमें डायनेमिकली हम लोग एलोकेट करते हैं। इसमें सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सपोर्ट लेस डिवाइस, क्योंकि हर एक डिवाइस को जब हम लोग इक्वल नंबर ऑफ टाइम जब दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास कम हो जाएगा। लेट सपोज हमारा टाइम साइकिल 10 सेकंड का है, हर एक डिवाइस को हमने कितना सेकंड दिया? 2 सेकंड दिया। तो हम लोग मैक्सिमम कितना डिवाइस को सपोर्ट कर सकते हैं? 5 डिवाइस को सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें 10 डिवाइस भी कनेक्ट हो जाएगा। तो जो डिवाइस हमारे पास अगर
डेटा सेंड कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि 10 का 10 एक ही बार में डेटा सेंड करे, हो सकता है कि 6 डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है, तो इसमें हम लोग 6 डिवाइस का डेटा तो लेंगे, लेकिन हम लोग सपोर्ट कितने डिवाइस को कर रहे हैं, 10 डिवाइस को कर रहे हैं, इसमें सपोर्ट कितने डिवाइस को कर रहे थे, 5 डिवाइस को कर रहे थे। ड्यू टू स्टैटिक एलोकेशन बैंडविड्थ इज वेस्टेड, इसमें बैंडविड्थ का वेस्ट होता है, जबकि इसमें बैंडविड्थ को हम लोग फुली यूटिलाइज करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर बिट या बिटवाइज या बाइट, मतलब जो छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डेटा सेंड करना होता है ना, उसके लिए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूजफुल होता है, क्योंकि अगर हम लोग एम्प्टी स्लॉट भी भेज रहे हैं, हर एक यूजर हो सकता है कि मतलब एम्प्टी स्लॉट भी भेज रहे हैं, तो वो एम्प्टी स्लॉट भी कितना वेस्ट करेगा, एक अमाउंट ऑफ बिट या एक आध बाइट का होगा, उतना ही हमारे पास वेस्टेज जाएगा। जबकि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ जब डेटा भेजना होता है तब हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, क्योंकि हमें इसमें एम्प्टी स्लॉट तो भेजना नहीं है, तो हम लोग कोई खाली स्पेस अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए अगर भेज रहे हैं तो लार्ज साइज ऑफ स्लॉट होगा, तो लार्ज साइज ऑफ हम लोग अगर एम्प्टी भेजेंगे तो ज्यादा वेस्ट होगा ना, तो इसमें तो ऐसा कुछ एम्प्टी भेजने का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, तो इसमें उतना वेस्ट होगा नहीं। जबकि इसमें वेस्टेज हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको कब भेजते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना होता है, कि अगर हमें कोई खाली भी चला गया कोई कोई स्लॉट तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इट कैन, इसमें एड्रेस का ओवरलोड नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्लॉट में कोई एड्रेस वाला कंफ्यूजन नहीं होता, उसमें टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के लिए ये यूजर का कंट्रोल है, तो टाइम के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्रेम आया उसमें ये स्लॉट किस यूजर का होगा। जबकि इसमें डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं, कब किस यूजर के पास कंट्रोल चला जाएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्लॉट में एक एड्रेस पार्ट ऐड करते हैं हर एक यूजर का, तो इसमें एक एड्रेसिंग का ओवरलोड है, मतलब एड्रेसिंग को भी रिजोल्व करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तब अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।